नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारा जो टॉपिक चल रही है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तीता, है ना? ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग दो पार्ट्स पूर्ण होगी। एक पार्ट में मैंने नॉर्मल न्यूलैंड कस्टक नियम वगैरह बताएं, और दूसरे पार्ट में हमने एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आता है IUPAC नाम पद्धति, तो इसको लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग चलते हैं किसमें, आवर्ती गुणधर्म, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। ये आपका पॉइंट शुरू होता है, तत्वों के क्या आवर्ती गुणधर्म, ठीक है। लेकिन जब छोटी छोटी बात पढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक कौन है? आयनिक त्रिज्या, परमाणु की आयनिक त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी अर्थात आयनन ऊर्जा, सॉरी आयनन विभव, ठीक है, या ऊर्जा ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट कौन है? देखिए, आयनन विभव है और आयनिक त्रिज्या है। तो इसके पहले मैं छोटी छोटी जो परिभाषा आ रही है उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आवर्ती गुणधर्म क्या है ना? तो तत्वों के वे गुण जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई भी तत्व होता है इसका परमाणु होता है, उस परमाणु का हम लोग क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि 11 है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 1, ये हो जाएगा बोरबरी नियम से। आप बोर नियम से और निकालते हैं अलग तरीका से, है ना? तो तत्वों के वे गुण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं और वर्ग में नीचे जाने पर, जो ऐसे ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है इसको बोलो वर्ग बोलते हैं। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। और जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, है ना? तो और वर्ग में नीचे जाने पर यह आवर्त के अनुदिश वृद्धि या कमी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो आवर्ती गुणधर्म का मतलब क्या है? अभी जो परिभाषा बता रहा हूँ किसका है? आवर्ती गुणधर्म का है ना? ठीक है। तो आवर्ती गुणधर्म तत्वों के वे गुण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होता है और वर्ग में नीचे जाने पर या आवर्त के अनुदिश, जो आवर्त सारणी उसके आवर्त के अनुदिश है, वृद्धि या कमी प्रदर्शित करते हैं, आवर्ती गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब वो इस गुण को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना? आगे आता है भौतिक गुण में प्रवृत्ति। तो ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, हमारा मेन टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा परमाणु और आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब एंथैल्पी, और वैद्युत ऋणात्मकता। तो इसमें से हम लोग केवल ये दो टॉपिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। मेन रूप से दो टॉपिक ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग चलते हैं परमाणुक त्रिज्या, जिसको आयनिक त्रिज्या, ठीक है, एटॉमिक रेडी, है ना? तो परमाणुक त्रिज्या क्या है? परमाणु और आयनिक त्रिज्या, तो परमाणुक त्रिज्या पहले पढ़ते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं परमाणुक त्रिज्या क्या है ना? तो देखिए कि परमाणु को गोल कण या माना जा गया है, ठीक है। अतः परमाणुक त्रिज्या को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो आपका परिभाषा है परमाणुक त्रिज्या का कि परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, ये जो परमाणु है उसमें ना चारों ओर क्या होता है? यहाँ पर नाभिक होता है और यहाँ पर क्या होता है? कक्षा। कक्षा और कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो रेड कलर बना हुआ इलेक्ट्रॉन है ना? तो परमाणु के बाह्यतम कोष सबसे बाहरी कक्षा से, बाहरी कक्षक, है ना? परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, परमाणु के बाह्यतम कोष व इलेक्ट्रॉन के, ये देखिए ये बना दिया मैंने परमाणु, इसके बाह्यतम कोष और ये हो गया नाभिक, है ना? तो परमाणु के बाह्यतम कोष, ये बाह्यतम कोष, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन व नाभिक, यहाँ पर नाभिक है, इन दोनों के बीच की दूरी को परमाणुक त्रिज्या, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणुक त्रिज्या कहते हैं, है ना? परंतु निम्न कारणों से यह परमाणु त्रिज्या का सही आकलन नहीं हुआ है। मतलब कहा जाए कि परमाणु त्रिज्या आज भी सही आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का आकार कई तत्वों में बढ़ता है, कई तत्वों में कम होता है, ठीक है। इसी को देखते हैं हम लोग आगे कि परमाणु का आकार निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है? देखिए, जो परमाणु उसका जो आकार है वो, है ना? पहला आता है नाभिकीय आवेश, नाभिक का आवेश, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का आवेश। ये हो गया परमाणु उसमें होता है नाभिक, यह यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों के जो बीच दूरी है उसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण नाभिकीय आवेश, यहाँ पर नाभिक उसमें जो आवेश रहता है उसी के आधार पर उसकी आकार बढ़ता छोटा रहता होता रहता है ना? तो देखिए नाभिकीय आवेश,
परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक की आवेश बढ़ता है। जैसे कि ये हमारे पास मैंने 2 परमाणु ले ली, एक का ये नाभिक है, एक का ये नाभिक है, ठीक है। इसका पहला कक्षक, ये दूसरा का, 2 ही कक्षक में बात करते हैं हम लोग ना, एक कक्षक ये, एक कक्षक ये। तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मान जाए 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले परमाणु में देखिए, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन मान लो जाए, है ना। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन वाला है ना, ठीक है, वो नाभिक की ओर आकर्षण कम रहेगा क्योंकि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 से 2 बना देते हैं, ठीक है। तो इसका नाभिक से आकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब नाभिक की आवेश भी बढ़ जाएगा, है ना। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें परमाणु संख्या कितना है? 3 है, क्योंकि 2 और 1 3, 2 और 1 कितना होता है? 3, और इसमें 2 और 2 कितना हो गया? 4, है ना। मतलब यहाँ पर समझ आ रही है कि आपको कि इसमें परमाणु संख्या 4 हो गई है ना, इसमें 3 हो गई क्योंकि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु का आकार क्या होता है उसको देखिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ता है। इस कारण परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है। यदि नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो तो परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो तो परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरी कम होगी और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए, परमाणु कक्षक की संख्या, दूसरा पॉइंट है ना, आकार निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये तो क्लियर हो गया है, जिससे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? कक्ष। जैसे कि ये 2 कक्ष है हमारे पास। चलिए, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक का परमाणु क्रमांक कितना है? मान लो जाए 10 है। एक का परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है, ठीक। अब ये 10 वाले के लिए कितने कक्षक होंगे? 2। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब केवल कितने कक्षक होंगे? इसमें केवल 2 ही कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे? 2 ही कक्षक होंगे। अब इसमें देखो, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास कितना है? 12 है। 8 2 10 हुआ ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन खपत हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो उसके लिए एक और यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी? एक और हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कक्षा की जरूरत पड़ेगी। मतलब इसमें कितने कक्षा हो गए? 3 कक्षा हो गए, 3 ऑर्बिट हो गए। कितने ऑर्बिट हो गए? 3 ऑर्बिट हो गए। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, ये इसका परमाणु क्रमांक बढ़ा ना, 10 है, इसका कितना है? 12 है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 8 2 10 और 2 और है पहले से, तो 10 2 कितना हो गया? 12। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ गई ना। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे ऑर्बिट की संख्या भी बढ़ती है। कक्षा की संख्या इसमें 2 है, इसमें कितना है? 3 है। तो कक्षा की संख्या भी बढ़ती है। इस प्रकार परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ती है ना। चलिए, इसमें कितने कक्षक बनाया मैंने? 3। तो 2 कक्षक वाले में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम रहेगी, और 3 कक्षक में यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ जाएगी ना। मतलब नाभिक और या जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे ऑर्बिट की संख्या भी बढ़ती है। इस प्रकार परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। परमाणु के नाभिक की जो बीच में नाभिक है, और क्या है? बाह्यतम कोश, सबसे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे परमाणु का आकार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर हो गई? आ गया था परिरक्षण प्रभाव, है ना। किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा, परिरक्षण मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन के चारों ओर आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवेश, ठीक है। तो उसमें परिरक्षण के गुण होते हैं, है ना। परिरक्षण मतलब जो बाहरी आवरण है, परि मतलब क्या होता है? आवरण, है ना। जो बाहरी आवरण है उसकी रक्षण का कार्य करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में भीतरी इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होता है, किसी परमाणु में भीतरी इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा, परमाणु त्रिज्या उतना ही अधिक होगा। मतलब परिरक्षण प्रभाव मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन में होता है ना।
तो वो जितना अधिक होगा परमाणु त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होगी। परीक्षण प्रभाव नाभिकीय आकर्षण में कमी उत्पन्न करता है। परीक्षण प्रभाव होता है ना, जो ये जो कक्षा है उसमें जो लास्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर होता है नाभिक। तो यहाँ पर अगर परीक्षण प्रभाव ज़्यादा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होता है, कमी होती है। और आकर्षण कमी होती है ना, ठीक है, तो आकर्षण कमी होती है मतलब क्या हो जाता है एक्चुअली में, वो दूरी बढ़ा लेती है। चलिए, तो यही तक लिखना, ज़्यादा मत लिखना कि किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन द्वारा परीक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा परमाणु त्रिज्या उतना ही अधिक होगी, है ना। अब इसी के आधार पर, है ना, परमाणु त्रिज्या के आधार पर हम लोग निम्नलिखित भागों में और बांट सकते हैं इसको। कौन कौन सी त्रिज्या है, क्यों सब वैज्ञानिक ने अलग अलग त्रिज्या के बारे में बताया। हमने अभी पढ़ी परमाणु त्रिज्या, लेकिन वांडरवाल ने भी अलग परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया, सहसंयोजित त्रिज्या, धातु त्रिज्या, ये सब, ठीक है। सिंपल सिंपल छोटी छोटी परिभाषाएं देखते रहिए। पहला आता है वांडरवाल त्रिज्या। ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं को, चलिए, ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणु, ये अणु है और ये अणु है, ठीक। दो निकटतम अणु, ठीक है, दो निकटतम अणु के निकटतम परमाणु। अब अणु में मैं बना देता हूँ इसको, मैं ब्लू कलर में बना देता हूँ, इसको बना दिया मैंने परमाणु। क्या बना दिया, परमाणु, ठीक है। अब ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम परमाणु, निकटतम अणु, ये येलो, सॉरी, ये जो गुलाबी कलर में है वो क्या है, अणु है, ठीक है। तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणु। अब निकटतम परमाणु कौन है, ये और ये तो नहीं है, ठीक है ना, तो कौन है, ये और ये, ठीक है। तो निकटतम परमाणुओं की नाभिक के मध्य की दूरी का आधा, निकटतम परमाणु, वर्ड को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, ध्यान से। ये निकटतम परमाणु, इस निकटतम परमाणु का यहाँ पर होता है त्रिज्या, इसके यहाँ पर होता है त्रिज्या, ठीक है, सॉरी, इसके यहाँ पर होता है नाभिक, यहाँ पर होता है नाभिक, ठीक है। अब इन दोनों परमाणु हैं, इस दोनों परमाणु के, ठीक है, नाभिक के मध्य की दूरी, ये दोनों नाभिक के मध्य की दूरी, ठीक है, नाभिक के मध्य की दूरी का आधा, मतलब ये बीच, ठीक है। बड़ा समझ आ रही है आपको, एक बार फिर से देखिए कि ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं, ये निकटतम अणु है, ये और ये निकटतम अणु है, ठीक है। ये पूरा माने तो ऐसे, ये पूरा क्या है, तत्व है, क्या मानेंगे, तत्व। तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणु, ये क्या हो गया, निकटतम अणु हो गया, ठीक है, निकटतम अणु। निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणु, निकटतम अणु के कौन से परमाणु, ये और ये दोनों क्या है, निकटतम परमाणु है, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, निकटतम परमाणुओं के, को नहीं लिखना है, के लिखना है यहाँ पर, ठीक है। परमाणुओं के नाभिक के मध्य है, ये इसका नाभिक और ये इसका नाभिक, इन दोनों के मध्य, नाभिक के मध्य की दूरी का आधा, इस दूरी का क्या है, आधा, इस तत्व के परमाणु की वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। क्लियर हो गई, चलिए, वांडरवाल त्रिज्या क्लियर हो गई। आपको हम चलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या, है ना। किसी तत्व के एक अणु में, कितने अणु में, एक अणु में दो समान परमाणु, चलिए, अब दो अणु के बारे में बात किए थे हम लोग, दो अणु किए थे ना, तब केवल कितने अणु बात किया जा रहा है, केवल एक अणु। चलिए, एक अणु बना देते हैं यहाँ पर, है ना। तो किसी तत्व के एक अणु में दो समान परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु और ये दूसरा परमाणु, ठीक है। ऐसे करेंगे तो व्हाट्सएप का ये सिंबल बन जाएगा चलिए, तो किसी तत्व के एक अणु में, ये एक अणु हो गया हमारे पास, एक अणु में दो समान परमाणु, ये दोनों हैं, ठीक है, दो समान परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हो, ये दोनों क्या है, एकल सहसंयोजी बंध से क्या हो, जुड़े हो, है ना। तो इनके दोनों परमाणुओं के नाभिक के मध्य की दूरी, इन दोनों परमाणु हैं, ये दो जो परमाणु हैं, ये दो जो परमाणु हैं, इस दोनों परमाणुओं के ये जो नाभिक है, उस नाभिक के मध्य से दूरी का आधा, मध्य से दूरी का
आधा उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर हो गया? दोनों में फर्क समझ आया आपको? तो रिपीट करके सुनिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया सहसंयोजक त्रिज्या। इसको मैं चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ आपको कि मान जाए ये एक अणु है, ये एक अणु है। मैं पहले वांडरवाल दूरी को बता रहा हूँ, है ना, और वांडरवाल त्रिज्या को बता रहा हूँ। ये दो अणु है, दो अणु का निकटतम परमाणु कौन है? ये और ये, इनके क्या है? निकटतम परमाणु। ठीक है, इन दोनों निकटतम तो परमाणु की जो नाभि उसके बीच की दूरी का क्या है? आधा। तो ये क्या हो गया? वांडरवाल त्रिज्या हो गया। ये तो जान गए हम लोग। ठीक है, अब सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? कि दो समान परमाणु है, तो सॉरी, एक अणु के दो समान परमाणु हैं। ये दोनों समान परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वो सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, दोनों में क्लियर हो गया अंतर। अब सहसंयोजक त्रिज्या के बाद हम लोग चलते हैं आगे, है ना। सहसंयोजक त्रिज्या का विशेषताएं हैं वो आप लोग कहीं से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, है ना। अब परमाणु त्रिज्या एवं आवर्तिता। आवर्तिता क्या है? मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व है उसके एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है, उसकी आवर्ती कहलाती है, आवर्ती फलन कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग अभी आवर्तिता में चलते हैं। आवर्तिता मतलब कि वो आवर्त सारणी में कोई भी तत्व ऊपर से नीचे जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, और दाएं से बाएं जाती है तो क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहले आपको आवर्तम देखते हैं। तो आवर्त में आवर्त सारणी में क्षैतिज खंड कहलाते हैं, आवर्त सारणी में क्षैतिज खंड आवर्त कहलाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। एक और आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या का मान कम होने लगती है। अब देखिए इस वर्ड को समझ रहे हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्या होता है, सीधी बात। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये दो कक्षक, यहाँ पर भी दो कक्षक। चलिए, इसका परमाणु क्रमांक मान जाए 11 है, 10 है, इसका परमाणु 12 है मान जाए। ठीक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया ना। अब ऐसे नहीं, हम लोग पीछे जाते हैं, 10 में नहीं लेते हैं, हम लोग 8 में लेते हैं, 8 में लेते हैं। ठीक है, 8 किसका लेंगे हम लोग? 8 ऑक्सीजन का लेंगे। ठीक है, 8 में लेते हैं। ये दो दो कक्षा बना दी मैंने, 8 लेते हैं। तो पहले कक्षा में कितने डालेंगे? 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। दूसरे कक्षा में कितने डालेंगे? क्योंकि 8 है और 2 निकल गया तो 6 बचा ना। 1 2 3 4 5 6 डाल दिए। अब इसका परमाणु क्रमांक माना जाए 9 है। कितना है? 9। तो कैसे डालेंगे? पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2। दूसरे कक्षक में 2 गया ना, 7 बचा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बहाया था कक्षा में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल थोड़ा सा कम होती है। किसकी अपेक्षा? ये 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर नाभिक और 7 इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा ना। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन में कम आकर्षण होगा और 7 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा जिसके फलस्वरूप ये क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? संकुचित, मतलब खींचेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अपने ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन से खींचाएगा इधर, और तो क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और इसमें क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा कम बल लगाएगा और इसके लिए संकुचित नहीं होगा। मतलब क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर ना परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ना, उसका 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो 10 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बाहर हमको उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की 8 इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? मतलब आकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और फिर परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होने लगता है? कम होता है। और परमाणु का आकार अगर छोटा होता है तो परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो क्लियर होगी आपको। आवर्त सारणी में क्षैतिज खंड आवर्तक कहलाते हैं। एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या का मान भी कम होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी मतलब क्या है? परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। केवल बाएं से दाएं ना, बाएं से दाएं। ठीक है, अगर नीचे जाएगा तो और दूसरे नियम फिट हो जाएगा फिर उसमें ना। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं समूह में। समूह मतलब ये ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं बोला था ना, वो क्या था? आवर्त था। अब समूह में चलते हैं। चलिए समूह में चलते हैं हम लोग कि ऊर्ध्वाधर खंड समूह कहलाते हैं।
ऊर्ध्वाधर खंड मतलब ऐसे, ठीक है। कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं, जानते हैं आप लोग। एक समूह में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। और परमाणु का आकार बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। चलिए, है ना। जैसे कि आपको बता देता हूँ, हमारे पास एक तत्व ले लेते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। तो इसको 12 कितने कक्षा में बांटेंगे? देखें, 2 और 8। उसके बाद फिर एक कक्षा बढ़ जाएगा, 2 8 और क्या है? 2, 12 हो गया। चलिए, मैग्नीशियम के लिए कितने कक्षा की जरूरत पड़ी? 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो परमाणु का आकार थोड़ा छोटा है। अब कैल्शियम के लिए देखते हैं। तो कैल्शियम के लिए पहले का कितना परमाणु क्रमांक है? 20 है क्या? तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षक में 8 2 10 हो गया। उसका तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन फिर आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बोरबरी नियम से आप तो जानते हो कि जो पहले सामने वाला और कक्षक, यहाँ पर एक कक्षक और बनाता हूँ। इस कक्षक में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब तक इसमें हम लोग नहीं भर सकते हैं। तो 2 8 10 हो गया, और 10 2 कितना हो गया? 12, और 12 8 कितना हो गया? 18। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 8, चौथे कक्षा में 2। तो कैल्शियम के लिए कितने कक्षा की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4, 4 कक्षा की जरूरत पड़ी। जबकि मैग्नीशियम के लिए कितने कक्षा की जरूरत पड़ी थी? 1 2 3, 3 कक्षा की जरूरत पड़ी थी मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। तो देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा मतलब परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। क्लियर होगी बात, है ना। इसको अपने मन से लिखना है। अब हम लोग चलते हैं। चलिए, पहले हम लोग पढ़े थे परमाणविक त्रिज्या, ठीक है। उसका सेकंड नंबर में आया था सहसंयोजक त्रिज्या। अब ये थर्ड नंबर में आता है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो ये जो धात्विक त्रिज्या है, क्या है उसको समझिए कि धात्विक त्रिज्याओं का उपयोग धातु परमाणुओं के लिए किया जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्टली कि धात्विक त्रिज्या क्या है करके। कि किसी धात्विक क्रिस्टल, अब ना ठोस ना लिखकर हम लोग धात्विक क्रिस्टल लिखेंगे। तो किसी धात्विक क्रिस्टल संरचना में 2 निकटतम परमाणुओं के, धात्विक क्रिस्टल संरचना में ये हो गया अणु और ये हो गया उसका परमाणु, ठीक। तो किसी धात्विक क्रिस्टल संरचना में 2 निकटतम परमाणुओं के नाभिक, 2 निकटतम परमाणु कौन? ये नाभिक, और नाभिक के बीच की दूरी, नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। इन दोनों के बीच का क्या है? आधा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। यही हम लोग एक चीज़ और देखे हैं इसमें, हम लोग देखे हैं परमाणु त्रिज्या में, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या में और बहुत सारे इसमें, तो हम लोग कहाँ से कहाँ जाते थे इसको देख लिया। उसमें क्या लिखे थे उसको याद रखना, इसमें क्या लिखे थे उसको भी याद रखना था। उसमें लिखे थे कि ठोस अवस्था में, और इसमें क्या लिखे हैं? किसी धात्विक क्रिस्टल संरचना में 2 निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है ना। इसे क्रिस्टल त्रिज्या भी कहते हैं। क्लियर हो गई? धात्विक त्रिज्या के बाद हम लोग चलते हैं ये वांडरमाल त्रिज्या हो गया, धात्विक त्रिज्या हो गया। उसके बाद आता है आयनिक त्रिज्या। क्या आता है? आयनिक त्रिज्या, है ना। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनाता है, ये भी जानते हैं हम लोग। जैसे सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ताकता है ना, तो कौन सा आयन बनाएगा? प्लस आयन बनाएगा, ठीक, धन आयन बनाएगा। तो यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धन आयन बनाता है, तथा यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है। किसी आयन में नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन अभ्र के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये है परमाणु का नाभिक, और यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभ्र, है ना, उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभ्र के प्रभावित क्षेत्र तथा नाभिक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या कह लेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या।
क्लियर हो गई। आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कि ऐसे स्पीसीज जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तो समान हो किंतु नाभिकीय धनावेश भिन्न भिन्न हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो बोला जा रहा है, समान हो, लेकिन नाभिकीय आवेश क्या हो, भिन्न हो। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, लेकिन नाभिकीय आवेश मतलब जो नाभिक में आवेश है, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन है, उससे संबंधित है वो। तो नाभिकीय आवेश भिन्न हो लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आ जाए ये हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 10 10, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, ठीक है। और नाभिकीय आवेश देखिए, नाभिकीय आवेश मतलब जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, उससे संबंधित है, ये कम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है। क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है ये है दूसरा मेन टॉपिक। पहला मेन टॉपिक क्या था, परमाणु त्रिज्या था। तो आगे आता है आयनन एंथैल्पी, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, जो किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु, इसको मैं परमाणु बनाता, क्यों परमाणु बार बार बनाना पड़ेगा अपने को, कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में, ये जो बाह्यतम कोश में शिथिलता से बंधे एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर बाह्यतम कोश में शिथिलता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में शिथिलता से बंधे एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए तथा गैसीय अवस्था में ही धन आयन बनाने के लिए आवश्यक होती है। कौन आवश्यक होती है, आयनन ऊर्जा। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी उदासीन परमाणु, ये उदासीन है, ठीक है, उदासीन या गैसीय विलगित परमाणु, गैसीय विलगित परमाणु बोल सकते हैं, जो कि किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में, कौन से कोश में, बाह्यतम कोश में शिथिलता से बंधे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर शिथिलता से बंधे एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए या गैसीय अवस्था में ही धन आयन बनाने के लिए आवश्यक हो, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग एंथैल्पी को एच से तथा एंथैल्पी परिवर्तन को, ये परिवर्तन की दर है जो त्रिभुज टाइप से बनाया हो ना, इसको डेल भी कहते हैं। तो एंथैल्पी को एच से तथा एंथैल्पी परिवर्तन को डेल एच से निरूपित किया जाता है। यदि ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो इसे धनात्मक, यदि ऊर्जा मुक्त होती तो ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है सोडियम का, देख लीजिए सोडियम प्लस आयन है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, ओके। आयनन ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं उसको देखिए, आयनन ऊर्जा को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आयनन विभव के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना ऊष्मागतिकी पदकों में की जाती है, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आयनन ऊर्जा की मात्रक। तो मात्रक क्या है, आयनन एंथैल्पी की इकाई है केजीमोल, ठीक है, किलो जूल है ये। और विभव, आयनन विभव की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु है, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी। अब हमने आयनन ऊर्जा बस पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक। तो आयनन उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी है ना। तो इसके लिए मैं केवल एक ही परिभाषा दूंगा, यहाँ शुरू करेंगे। एक विलगित गैसीय परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि ये परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, विलगित परमाणु होते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाएगा, आयनन ऊर्जा कहलाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कई बार चार इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि मतलब पहले नंबर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग देखेंगे प्रथम आयनन ऊर्जा। अब दूसरे नंबर को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको क्या लेंगे हम लोग, द्वितीय आयनन ऊर्जा। और तीसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें तीनों का परिभाषा आप लोग लिख लेंगे अलग अलग। तो केवल एक बस को देखिए कि एक विलगित गैसीय परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।
ये क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आता है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक है जो कि आयनन ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पहला आता है परमाणु या आयन का आकार। परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। चलिए, परमाणु का आकार बढ़ेगा, है ना, तो बता देता हूँ कि ये फिर एक नाभिक है, इसमें कक्षक है, ये दूसरा कक्षा है, और इस कक्षक में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का आकार बढ़ने के साथ, मान परमाणु का आकार ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे परमाणु का आकार बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक, ये जो नाभिक है, क्योंकि नाभिक व इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक कक्षक बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कम होने लगते हैं। इन दोनों के बीच आकर्षण बल क्या होती है, कम होने लगती है, और जिसके फलस्वरूप, है ना, ठीक है, जो आयनन ऊर्जा है उसका मान कम होता है। अब आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान कम होता है क्योंकि नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होने लगती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना। अब क्या लिखना है, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कम होता है, कम होने लगता है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, उस बाह्य कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, आगे लिखना है, यहाँ से आगे पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो यहाँ से आगे क्या लिखना है कि जिसके फलस्वरूप जो बाह्यतम कोश में बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इतना लिखना है, ठीक है। अब उदाहरण देना है अपने को। क्या उदाहरण देना है कि लिथियम परमाणु का आकार सोडियम परमाणु से छोटा है, इस कारण लिथियम के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच आकर्षण बल सोडियम के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच आकर्षण बल से अधिक होता है, ठीक है, ये उदाहरण है उसका। दूसरा है नाभिकीय आवेश, इसको और बता चुका हूँ मैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है। ये परमाणु है, ये नाभिक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है। इन दोनों के बीच का आकर्षण बल अगर बढ़ता है तो क्या होगा बताओ। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इन दोनों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। इस कारण आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। अब इन दोनों के बीच अगर आकर्षण है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक के बीच आकर्षण है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यदि अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो अधिक आयनन ऊर्जा का मान बढ़े, मतलब आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा नहीं जी, ठीक है, इस दोनों को, क्योंकि आकर्षण करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बढ़ता है, इस कारण आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सोडियम के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक है, क्योंकि मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन उपस्थित है जबकि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन उपस्थित है, ठीक है। अब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है मतलब नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है मतलब क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक के बीच की दूरी पर निर्भर करता है ये सब। चलिए, कक्षों की आकृति या इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता, ये आगे का पॉइंट है। कक्षकों के नाभिक के निकटतम रहने की प्रकृति को उसका भेदन क्षमता कहते हैं। जो कक्षक है उस कक्षक के नाभिक के निकट रहने की प्रवृत्ति को उसकी भेदन क्षमता कहते हैं। कक्षकों की आकृति का आयनन ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता कक्षकों की आकृति पर निर्भर करती है। जैसे एस कक्षक गोलाकार होता है, इस कारण एस कक्षक में कौन सा इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होता है, अतः एस परमाणु कक्षक उपस्थित इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। मतलब ये बताया जा रहा है आपको कि मान जाए ये क्या है, एक परमाणु है और ये कक्षक है, कक्षा नहीं है, कक्षक है, कक्षा भी है, तो कक्षा में कौन होता है, कक्षक होता है। तो ये कक्षक है और नाभिक है, उन दोनों के निकटतम होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उसका भेदन क्षमता कहलाती है ना। अब यदि ये पहला नंबर के कक्षा है, के कक्षा है, उसके कक्षा में कौन सा उपकोष होता है, एस उपकोष होता है, एस उपकोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, एस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो नाभिक के निकट होगी, इसके कारण नाभिक के निकट होगी, और नाभिक के निकट होने के कारण क्या होता है कि नाभिक के निकट होने के कारण इसके नाभिक और इस जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एस इलेक्ट्रॉन है, एस कक्षक में एस इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ेगा और इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, मतलब अधिक आयनन ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसको रिपीट करके सुन लीजिए, है ना। चौथा,
इसको 5वां लिखा है, इसको आप लोग चौथा बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चौथा कर देंगे इसको कि हुंड के नियम के अनुसार अर्धपूरित या पूर्ण पूरित भरे परमाणु कक्षक अधिक सममिति होने के कारण अधिक स्थायी होती हैं। मतलब सममिति मतलब दोनों बराबर होती है, जैसे कि इस कारण इसके इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसके आयन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। अब इसको समझा देता हूँ आपको। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति के आधार पर देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए 1s वर्ग 2s वर्ग 2p6 है, p। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट कौन से कक्षक में जा रहा है, p कक्षक, p उपकोष में जा रहा है ना। और ये भाई देखिए यहाँ पर देखिए ये 1s 2s और यहाँ पर 2p जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई इसमें ऑक्सीजन में, तो क्या होता है कि पी कक्षक में देखते हैं, पी कक्षक में कितने डब्बा होते हैं, 3 डब्बा होते हैं। तो पहले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, तीसरे में फिर 1, उसके बाद इसको युग्मित कर दिया गया, ये वाला में पी स्क्वायर में युग्मित किया, तो ये युग्मित है, मतलब क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। क्या नहीं स्थायी नहीं है, अब क्या समझना है, आप कन्फ्यूजन मत होना। कि देखिए स्थायी 2 प्रकार से होती हैं, अच्छा समझना इसको। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, तो ये कक्षक है, ये उपकोष है, ये स्थायी है बोलेंगे। ठीक, अब देखिए इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, है ना, इसमें, है ना, यदि इसमें, चलिए फिर से चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब ये अर्धपूरित है। ठीक है, क्या है, अर्धपूरित है। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, पूर्ण पूरित है। तो आपको अच्छे से बता देता हूँ कि पूर्ण पूरित हो तो ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है, और अर्धपूरित हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो भी स्थायी होता है। और यही पूर्णपूरित या अर्धपूरित के बीच हो, जैसे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए, ठीक है, लेकिन ये वाला खाली है, ये वाला भी खाली है, तो ये अर्धपूरित नहीं है, ना ही पूर्णपूरित है। तो इस समय में ये क्या है, अधिक स्थायी नहीं होता, यही समझना है आपको। ठीक है, उसी तरह क्या होता है कि जो नाइट्रोजन उसमें पी लिखा है ना, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये अर्धपूरित है। एक पहले पी, ये दूसरा पी, ये तीसरा पी, पहले पी में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पी में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे पी में 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब इसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब उधर देखिए, इधर ऑक्सीजन में पी कक्षा को देखते हैं, तो पहला पी में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पी में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में पी, इसमें पहला नंबर के पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ अर्धपूरित हुआ, ये तो अर्धपूरित ही नहीं हुआ ना, पूर्णपूरित है, इसलिए इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या है, कम है। यही समझना है आपको। ठीक है, अब आयनन ऊर्जा में आवर्तीयता मतलब क्या बोला जा रहा है कि आयनन ऊर्जा में आवर्तीयता का मतलब क्या होता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है। आप बता सकते हैं, तो बताइए कमेंट में कि आयनन ऊर्जा का मान आवर्त समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। आवर्त में बाएं, देखिए 2 चीज़ होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान में कमी होगी कि वृद्धि होगी, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होगी कि वृद्धि होगी। ये आपका क्वेश्चन आता है और नहीं बनता है तो मैं तो बताने के लिए है ही हूँ। ठीक है।